गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जिन्होंने एमए सोशोलॉजी में की है और बीएड कर रखी है और को मेरे कहने का मतलब स्कूल लेक्चर कंपटीशन का फॉर्म भर दिया है, वो एक बार इस एग्जाम को जरूर दें और प्रयास करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं देखता हूं सोशोलॉजी स्कूल लेक्चर कंपटीशन में कि स्टूडेंट्स जो है बहुत कम आते हैं एग्जाम देने के लिए, जबकि फॉर्म अप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे पिछली जो वॉन्ट्स थी उसमें एग्जामिनेशन सेंटर जो है अदर डिस्ट्रिक्ट दिए थे, उसमें 50% कैंडिडेट्स भी नहीं आए, 50% से भी कम आए। तो अगर आपने एग्जाम, मेरे कहने का मतलब कंपटीशन का फॉर्म भरा है तो एग्जाम जरूर दीजिए, और जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हम इसमें क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर और वही सारा मैटर जो है सिलेबस है। तो जब आपने सिलेबस को कवर कर लिया है तो एग्जामिनेशन देने में इतनी देर क्यों? तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। व्हाइट बोर्ड पर जो सोशल चेंज का एक डायग्राम बना हुआ है उसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्यों होता है और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। तो 11 कारक इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। जैसे अभी कोरोना से हम थोड़े मुक्त हुए हैं, तो कोरोना टाइम पे लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या हो, जो सामाजिक संबंध थे वो लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा मजबूत थे। लॉकडाउन में सामाजिक संबंध जो है कमजोर पड़ गए, उनकी दूरियां बढ़ गई। तो प्राथमिक संबंध जो है वो कमजोर हो गए और द्वितीयक संबंध जो है वो मजबूत हो गए। तो ये एक प्राकृतिक कारक है सामाजिक परिवर्तन का। दूसरा है प्राणी शास्त्री। जैसे किसी राष्ट्र में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है या महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। जैसे किसी राष्ट्र में, जैसे भारत राष्ट्र में ले लेते हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। तो यहां एक पत्नी विवाह की प्रथा है जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जैसे अरब कंट्रीज में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, तो वो एक नहीं अनेक विवाह करते हैं। तीसरा कारक है जनसंख्यात्मक कारक। अब जनसंख्या पर जो है वो सामाजिक परिवर्तन निर्भर करता है। यदि जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी। और यदि जनसंख्या में जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या कम होगी, और जनसंख्या कम होने की वजह से उत्पादन कम होंगे। तो लोग जो है कम उत्पादन के वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, और जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो ज्यादा उत्पादन के साधनों का प्रयोग करेंगे।
चौथा कारक है प्रौद्योगिकी कारक। किसी समाज में कितने कल कारखाने हैं, जैसे जापान या चीन लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार जो है बहुत ज्यादा है, भारत में उतना नहीं है। तो वहां की जो जनसंख्या है, जैसे हमारे यहाँ परिवार की रचना है, वहां पे भी परिवार की रचना है, लेकिन वहां जैसे चीन में 10 साल का बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को जोड़ना, असेंबल करना प्रारंभ कर देता है और उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब वो माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहता। लेकिन भारत में व्यक्ति चाहे 30 साल का भी हो जाए तो भी वो माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। पांचवा कारक है सांस्कृतिक कारक। जैसे संस्कृति होगी वैसा ही परिवर्तन होगा। यदि संस्कृति में परिवर्तन ज्यादा मात्रा में हो रहा है या दूसरी संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होगा। छठा कारक है आर्थिक कारक। दुबई का नाम आपने सुना होगा। भारत से बहुत लोग जाते हैं रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। भारत में 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार। वहां पर जो व्यापारियों की मान्यता है वो ये है कि अदर स्टेट्स के जो व्यक्ति है उनको रखा जाए, अपने स्टेट के व्यक्ति को नहीं रखा जाए। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है कि जनसंख्या में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है और वो दूसरे राज्यों में ज्यादा रहती है। सातवां कारक है राजनीतिक कारक। राजनीति की वजह से भी समाज में परिवर्तन होता है। आज हम राष्ट्र की हालत देख रहे हैं तो क्या है राष्ट्र की हालत? जनता में तनाव है, छात्रों में असंतोष है, हिंसा की भावना है, जैसा कि आपने 1-2 दिन में टीवी में देखा होगा। तो ये वजह क्या है? राजनीतिक कारक। राजनेता क्या करते हैं कि जान करके कुछ व्यक्तियों की सुविधाएं बंद कर देते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए। तो जब व्यक्ति के पास सुविधाएं बंद हो जाती है तो व्यक्ति आंदोलन करते हैं और आखिर में उसी आंदोलन को वो मान लेते हैं। तो वो अपने वोट के चक्कर में जो है उस सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। 9वां कारक है वैचारिकी कारक। विचारधारा का प्रभाव। भारत में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में जो है वो धीरे धीरे तीव्र गति पकड़ रहा है। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं को व्यक्ति अपनाता जा रहा है। तो विचार की भी एक कारक है सामाजिक परिवर्तन का। 10वां है महान लोगों की भूमिका, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे लोगों की भूमिका भी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। महात्मा गांधी की जो थ्योरी थी वो वायलेंस की नहीं थी, अनवायलेंस की थी, अहिंसा की थी। तो अहिंसा की नीति अपनाकर भी आंदोलन किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज नामक एक सेना तैयार की थी और अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। तो सेना में जाने की ओर भी ये विचार की जो है
को प्रभाव डालती है। 11वां कारक है शैक्षिक कारक। जिस समाज में व्यक्ति ज्यादा शिक्षित होंगे वहां पे रूढ़िवादियां या रूढ़िवादी परंपराएं जो है वो धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। जैसे छींक आना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये जो रूढ़ियां हमारे समाज में बनी हुई है, जो व्यक्ति शिक्षित हो रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वे इस मान्यता को भुला रहे हैं। बिल्ली के रास्ता काटने के बाद भी बहुत लोगों को फायदा हुआ, छींक आने के बाद भी लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो ऐसी जो रूढ़ी है, रूढ़िवादी है या रूढ़िवादिता है, उसकी ओर से जनता का ध्यान हटता जा रहा है क्योंकि समाज शिक्षित हो रहा है। तो शैक्षिक, मेरे कहने का मतलब शैक्षणिक कार्य भी या शैक्षिक कारक भी एक कारक है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के 11 प्रकार जो है आपने देख लिए। इनमें से क्वेश्चंस जो है, इनके एग्जांपल्स जो है, वह एग्जांपल्स दे के आपसे पूछा जाता है कि ये सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक है। या क्वेश्चन दे दिया कि महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति का अनुसरण करना सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक है, या इसके पीछे सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक जिम्मेवार है। तो वो है महान लोगों की भूमिका। एक ऑप्शन दे रखा होगा और उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो यह थी जानकारी सामाजिक परिवर्तन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।